आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आपकी जो सिलेबस है साइंस का, उस सिलेबस में पार्ट दे रखा है जेनेटिक्स से, जिसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये मैंने जो टॉपिक है ये उठाया है जो आपकी आरबीएससी की जो पहले बुक चलती थी वहां से उठाया है, और वहां से क्वेश्चन ही आते हैं आपकी एग्जाम में। जो एलडीसी की एग्जाम है साइंस के क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी दोनों बुक को मिलाकर के ही क्वेश्चन आते हैं, और लाइन बाय लाइन आते हैं ऐसा कैसा। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो आपको लगातार इसको देखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर होंगे, और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एलडीसी एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास आता है क्या, जेनेटिक्स है, जिसको बोलते हैं क्या, आनुवंशिकी बोला जाता है। तो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स क्या होती है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं अर्थात वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, आनुवांशिक कहलाती है, अर्थात जेनेटिक्स कहलाती है। अर्थात विज्ञान है, इसकी एक शाखा होती है और उसको बोलते हैं क्या, आनुवंशिकी, जिसमें अध्ययन किया जाता है आनुवंशिक का, हेरिडिटी का, अर्थात जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। और जब एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है तो दूसरे जीव में जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, उसको बोलते हैं विभिन्नता अर्थात वेरिएशन बोला जाता है। तो उनका अध्ययन किया जाता है इस आनुवंशिकी में। अब आपको आगे ध्यान रखना है कि जो जेनेटिक शब्द है, जेनेटिक शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका दिया गया था सबसे पहले बेटसन नामक जो व्यक्ति है, इसके द्वारा जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। यह बात ध्यान में रखनी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन में मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है ये एक ही पर्सन में चार क्या देता है, प्रश्न देता है, और उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा सही है या फिर गलत है। तो जेनेटिक शब्द है, ये दिया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, बेटसन नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। और जो ये जेनेटिक शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है अर्थात इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये ग्रीक भाषा से हुआ है। और ग्रीक भाषा कौन सा शब्द है, वो है आपका क्या, जीन, GENE, इससे हुआ है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है कि सजीवों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा होते हैं, जिसमें नर जो है वो आपका शुक्राणु का निर्माण करेगा और मादा जो है वो अंडाणु का निर्माण करेगी। तो लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। और लैंगिक जनन में किसका निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, और युग्मक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अर्थात युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद में एक जीव का निर्माण होता है। अर्थात युग्मक आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, आपका जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होगा, और वो आगे वृद्धि करके अर्थात विकसित होकर के, विकास होकर के वो एक नए जीव का निर्माण करता है। तो लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं, अर्थात लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। तो सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मक, युग्मक क्या होते हैं, नर में तो बनेगा क्या, शुक्राणु स्पर्म बनेगा, और मादा में बनेगा क्या, अंडाणु अर्थात एग बनेगा। तो युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरण होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखिए, माता पिता होते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, तो माता पिता में अलग लक्षण पाए जाते हैं और हमारे में अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो जो ये विभिन्नता होती है इनका ही क्या होता है, आगे ट्रांसफर होता रहता है। अलग अलग जीव में अलग अलग लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और कुछ लक्षण जो होते हैं ये माता पिता के संतान में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है, इन लक्षणों को क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण अर्थात हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, माता पिता से जो लक्षण होते हैं ये संतति में ट्रांसफर होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। सुनिए आगे,
इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी होती है क्या, जो बच्चों को जन्म देती है। मान लीजिए जनक पीढ़ी कौन होगी, देखिए हमको जन्म कौन दिया है, हमारे माता पिता। तो हमारे माता पिता जो है वो क्या है, जनक पीढ़ी है। और संतति पीढ़ी क्या बन जाएगी, माता पिता ने हमको जन्म दिया है तो हम बन गए क्या, संतति पीढ़ी बन गए हैं, जिसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग जनरेशन बोलते हैं। तो इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी अर्थात पेरेंटल जनरेशन से संतति पीढ़ी को बोलते हैं क्या, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में संचरण ही क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। तो जनक पीढ़ी से लक्षणों का संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होना अर्थात संचरण होना क्या कहलाएगा, वंशानुगति कहलाएगा। ठीक है, आगे सुनिए, आगे है आपका जो हेरिडिटी शब्द है। हेरिडिटी शब्द है, यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था आपका स्पेंसर नामक व्यक्ति के द्वारा हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया गया था। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि हम इस स्लाइड को ऊपर कर ले और आगे का पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, देखिए इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो देखिए समझ में भी आएगा और एग्जाम के क्वेश्चन भी क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है, ये हमने पढ़ लिया कि जो हेरिडिटी शब्द है ये सबसे पहले स्पेंसर नामक व्यक्ति ने दिया था। अब सुनिए, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य क्या होते हैं, परस्पर विभिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा परस्पर विभिन्नता क्यों पाई जाती हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण अर्थात जीन विनिमय होने के कारण क्या पाई जाती हैं, एक ही जाति के जीवों के मध्य क्या पाई जाती हैं, वेरिएशन पाई जाती हैं, विभिन्नता पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मेंडलवाद, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। अर्थात मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेंडल था इसने ही सबसे पहले क्या बताया था कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, अर्थात इन्हें इसने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो जो मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको क्या कहते हैं, आनुवंशिक का जनक कहते हैं अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों कहा जाता है, सुनिए, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना है किस पर किया था, वंशानुगति के पादपों पर, मानव पर नहीं किया था, ध्यान रखना है। वो ऑप्शन में देगा, बोलेगा सब सर्वप्रथम जो मेंडल था, ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किस पर किया था, तो वो किया था पादपों पर, जानवरों पर नहीं किया था, न मानव पर किया था। ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी बातें क्या करती हैं, आपको परेशान करेंगी एग्जाम में। तो इसने सबसे पहले पादपों पर वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब देखिए मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। और कहां पर हुआ था, जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया देश में एक राज्य पड़ता है हेजनडोर्फ है, और हेजनडोर्फ में भी एक गांव पड़ता है सिलिसियन गांव, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो यह होता है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनको आनुवंशिक का जनक कहते हैं क्योंकि इसने सबसे पहले पादपों पर वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 को, और देश कौन सा था, ऑस्ट्रिया देश था। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। आगे सुनिए, आगे मैं इसको साफ कर लेता हूं ताकि आगे हम और बढ़ सकें। आगे हमारे पास आता है इसमें कि अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इसने सन 1842 में 1842 में दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद, यानी इन्होंने फिलोसफी में क्या की थी, डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1843 में 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, जो ऑस्ट्रिया का एक शहर था ब्रून शहर, वहां पर एक चर्च था, और चर्च में ये क्या थे, पादरी थे।
क्या थे? पादरी थे। पादरी थे। चर्च के उद्यान में मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? उद्यान मटर पर। यह बात इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो मेंडल था इसने किस पर प्रयोग किए? वो किए थे उद्यान मटर पर। मटर भी कौन सा है? उद्यान मटर, जिसका इंग्लिश वर्जन है गार्डन पी। क्या है? गार्डन पी। और इसका वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है पाइसम, और ऊपर लिखा हुआ है सेटाइवम। तो आपको ध्यान में रखना है जो उद्यान मटर है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, वो क्या है आपका? वो है पाइसम सेटाइवम। ये है आपका मटर का वैज्ञानिक नाम। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास आता है कि जो मेंडल है इसलिए उद्यान मटर को क्या किए थे? प्रयोग किए थे। और उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइसम सेटाइवम है। अब जो आपका ये जो पाइसम सेटाइवम है इस पर मेंडल ने कितने वर्ष तक प्रयोग किए थे? 7 वर्ष तक संकरण के प्रयोग किए थे। संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना है कि मेंडल ने मटर पर संकरण के कितने वर्ष तक प्रयोग किए थे? वो किए थे 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे। और प्रयोग के दौरान इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले। और इन कंक्लूजन को, इन निष्कर्षों को 1865 में, 1865 में इन्होंने एक शोध पत्र के रूप में क्या किया? प्रकाशित किया। और वो कौन सा था? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसमें इन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेंडल था, मेंडल ने अपने प्रयोग के निष्कर्ष हैं वो किस में प्रस्तुत किए? वो किए थे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने प्रयोग किए थे। और किस शीर्षक से प्रकाशित कराया था इन्होंने अपने प्रयोगों को? तो शीर्षक डाला था पादप संकरण पर प्रयोग। इस शीर्षक से इन्होंने क्या किया था? अपने जो निष्कर्ष थे उनको क्या प्रस्तुत किया था? किसमें? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया था? प्रकाशित कराया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस आधार पर इन्होंने, जो मेंडल था, इन्होंने क्या किया था? उद्यान मटर पर प्रयोग करके इन्होंने नियम दिए थे जिनको कहते हैं आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं? मेंडलवाद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आए मेंडलवाद किसने दिया था या फिर आनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? वो आपके दिए थे किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसको आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। तो आपको ये दो बात ध्यान रखनी है कि ग्रेगर जॉन मेंडल था, इन्होंने अपने जो निष्कर्ष थे वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित कराया था। और जिसका शीर्षक क्या था? पादप संकरण पर प्रयोग। इस शीर्षक नाम से इन्होंने प्रकाशित कराया था। आगे अब देख लीजिए। आगे हमारे पास आता है, अब जो मेंडल है, मेंडल जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब सुनिए आगे हमारे पास आता है कि जो मेंडल है, मेंडल की सफलता के कारण क्या है, अर्थात सक्सेस के कारण क्या है? तो पहली बात है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। यानी जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में लक्षण है कई तरह के, जैसे लंबाई है, हमारा शरीर की लंबाई है तो एक लक्षण है। तो इन्होंने पादप जो है, मटर का पादप है, इन्होंने एक ही लक्षण को लिया और उस पर प्रयोग किए जिससे इन्होंने सफलता प्राप्त की। अब देखिए वर्तमान समय में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अलग अलग एग्जाम का अलग अलग क्या होता है? सिलेबस होता है, क्राइटेरिया होता है। और जब अलग अलग क्राइटेरिया होगा तो सब एग्जाम की तैयारी करना संभव नहीं है। तो मेंडल भाई साहब ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम एक साथ अनेक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे तो हम उन लक्षणों के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर हम एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करेंगे
तो समय तो लगेगा, लेकिन हम उस लक्षण के निष्कर्षों पर आसानी से पहुंच सकते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर अलग अलग एग्जाम का अगर आपने तैयारी की तो यह संभव नहीं है कि आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। लेकिन एक एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि मेंडल जो है इसकी सफलता का कारण यह था कि मेंडल ने एक ही लक्षण की वंशानुगति का क्या किया था, अध्ययन किया था। दूसरा सुनिए कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण अर्थात स्टैटिक एनालिसिस किया। यानी इन्होंने जो प्रयोग किए उसको आराम से क्या किया, निष्कर्षों का जो है आराम से विश्लेषण किया कि जो लक्षण वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, उनमें चेंजमेंट क्या आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो दूसरा यह है मेंडल की सफलता का कारण है। तीसरा सुनिए, तीसरा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। यानी जब इन्होंने अपने आनुवंशिकता के लक्षणों का अध्ययन करना चाहा तो सबसे पहले इन्होंने ये दिमाग लगाया कि मुझे किस पर प्रयोग करने चाहिए, यानी मैं किस जीव का चुनाव करूं। तो इन्होंने जो आपका मटर का पादप था उसको ही चुना। ठीक है, तो इसका कारण यह भी था। और आपके लिए भी ये चीज भी लागू होती है कि अगर आप वर्तमान समय में कंपटीशन लाइन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सोच समझ करके तैयारी करने से पहले सोच समझ करके डिसीजन लेना है कि मुझे किस एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि एक बार अगर आपने तैयारी शुरू कर दी फिर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मैं दूसरी एग्जाम की तैयारी कर लूं। ऐसे आप क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए और जीवन में सफलता नहीं मिल सकती भाई साहब। ठीक है, तो मेंडल ने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की कि इसकी सफलता के कारण क्या थे, ऐसे ही आपको जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये अपनाते हो। ठीक है, आगे चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं, साफ कर देता हूं। आगे हमारे पास आता अब क्या, मटर के पादप का चयन जो है उसका कारण क्या था, अर्थात सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी और पादप को बोलते हैं प्लांट। तो जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का प्रयोग किया था, यह तो ध्यान में रखना है कि मेंडल ने जिस पादप पर प्रयोग किए थे वो था उद्यान मटर, जिसको बोलते हैं गार्डन पी। इसका चयन क्यों किया, कारण सुनिए। पहली बात, जो मटर का पादप है ये क्या है, एक वर्षीय है अर्थात एनुअल है। और एनुअल पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। अगर देखिए मेंडल जो है अगर इंसान पर क्या करता, वो अपना प्रयोग करता तो क्या वो सक्सेस होता क्या, क्योंकि इंसान की जो उम्र है वो ज्यादा होती है, अनेक पीढ़ियों पर प्रयोग नहीं कर सकता उस पर। और देखिए मटर का जो पादप है वो साल में उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, एक वर्ष होता है। एक साल में वो एक मटर के पादप पर प्रयोग कर लेगा, फिर उसी जो पादप है मटर का पादप अगली साल उस पर जो दूसरी उसकी क्या आएगी, प्रजाति आएगी, उस पर अध्ययन कर लेगा, फिर तीसरी साल तीसरी पीढ़ी पर अध्ययन कर लेगा। तो इसका कारण यह था कि जो मटर का जो पादप था वो क्या था, एक वर्ष था अर्थात उसका टाइम पीरियड क्या था, छोटा था। ठीक है, तो इस उस पर प्रयोग करना क्या था, इजी था, आसान था, और जो निष्कर्ष हैं वो भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कारण सुनिए, द्विलिंगी पुष्प है।
अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लोअर है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या है? द्विलिंगी पुष्प का मतलब यह है कि जो मटर का पादप है उसमें नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, अर्थात उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। द्विलिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिसमें नर व मादा दोनों क्या होते हैं? लैंगिक जनन अंग विद्यमान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पादप बोलते हैं। तो ये द्विलिंगी पुष्प होने के कारण जो होता है उसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है। अर्थात जो मटर का पादप है उसमें मादा लैंगिक अंग भी पाया जाता है और नर लैंगिक अंग भी पाया जाता है। तो जो मादा है, जो पादप होगा, पादप में नर तो क्या करेगा? नर तो आप करेगा किसका? परागण, पराग कण इनका निर्माण करेगा। और मादा है ये किसका निर्माण करेगी? अंडाणु का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जो पराग कण है ये यहां पर पूछेंगे अंडाणु के पास, तो किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से देखें, इस मटर के पादप में मादा और नर दोनों पाए जाते हैं, और जब एक ही पादप में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। और जब द्विलिंगी पुष्प होता है तो उसमें स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण का मतलब होता है उसी पादप का जो नर है उसके परागकण है, परागकण है वो उसी पादप के जो मादा है उसके अंडाणु पर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं स्वपरागण। और एक होता है परपरागण। परपरागण में क्या होता है कि एक पादप में क्या पाया जाएगा? नर, और दूसरे पादप में क्या पाया जाए? मादा। तो एक पादप के जो परागकण है वो दूसरे पादप के मादा के अंडाणु के पास पहुंचे और निषेचन हो जाए तो उसको बोलते हैं परपरागण। तो जो आपका मटर का पादप है इसमें क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लोवर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सुनिए, आगे है इसमें, तो स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी एक ही पादप में जब क्या होगा? स्वपरागण होगा तो वो समयुग्मजी क्या होगा? पादप होगा। मतलब उसी पादप के क्या होंगे? वो लक्षण बनेंगे आगे। ठीक है, अर्थात शुद्ध वंशक्रम होगा, एक ही वंशक्रम आगे बढ़ता रहेगा। आगे है विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है? तो विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम, आगे सुनिए, परपरागण अर्थात आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें तीन कारण थे। क्या? मटर को चयन करने के तीन कारण थे। पहला था कि जो मटर का पादप था वो एक वर्षीय था। दूसरा था कि यह द्विलिंगी पादप है और इसमें आसानी से स्वपरागण हो सकता है। और तीसरा था इसमें विपुंसन विधि द्वारा परपरागण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे क्या? तीन कारण। चौथा कारण सुनिए, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यशील लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, यानी अनेक लक्षण पाए जाते हैं और वो दे रखे हैं। तो मटर के पादप में जो है वो 7 लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात जो मेंडल था उसने मटर के 7 लक्षण लिए थे। और वो क्वेश्चन भी आएगा कि मेंडल ने मटर के कितने विपर्यशील लक्षण लिए थे? तो वो लिए थे 7 लक्षण। ये आपके सामने है। तो इस तरफ पादप लक्षण है जिसमें जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी है वो क्या है लक्षण। तो पहला है आपका पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्लांट। अब जिसमें पादप की ऊंचाई ये जो लक्षण है इसमें प्रभावी कौन होगा? तो लंबा है अर्थात जो टॉल पादप है वो तो क्या हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया। जैसे हम हैं, हमारी लंबाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या है? प्रभावी लक्षण है ऊंचाई का। और अगर बोना है, बोना है तो वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। अगला है दूसरा लक्षण है पुष्प की स्थिति।
पुष्प की स्थिति में जो प्रभावी लक्षण है वो तो क्या है, कक्षीय तो क्या है, अर्थात जिसको बोलते हैं एक्सियल, वो तो क्या है, प्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी क्या हो गया, अग्रस्थ है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल, वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। ये पूछेगा यहां पर कि पुष्प की स्थिति में कौन सा लक्षण प्रभावी है, अब वो फिर ऑप्शन देगा। ठीक है। तीसरा है आपकी परिपक्व फली की आकृति। देखिए फली जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो पिचकी हुई फली, एक फुली हुई फली। तो जो फुली हुई फली है अर्थात इन्फ्लेटेड फली, वो तो क्या हो जाएगी, प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और संकीर्णित अर्थात पिचकी हुई जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। चौथा नंबर का सुनिए, अपरिपक्व फली का रंग। देखिए फली का रंग दो प्रकार का होता है। अगर हरा रंग होता है, ग्रीन रंग होता है, तो वो तो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। अगर पीला रंग होता है, येलो कलर होता है फली का, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। पांचवा नंबर सुनिए, पुष्प का रंग अर्थात जो फूल है उनका रंग भी होता है। तो अगर बैंगनी रंग होता है जिसको बोलते हैं वॉयलेट कलर, अगर वो होता है तो वो क्या रहेगा, पुष्प का प्रभावी लक्षण रहेगा, अर्थात जिसको बोलते हैं डोमिनेंट। और अगर सफेद रंग होगा पुष्प, क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। अगला देखिए, बीज की आकृति। देखिए बीज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फूला हुआ बीज, एक होता है पिचका हुआ जिसको बोलते हैं झुर्रीदार बीज। तो अगर गोलाकार बीज होता है जिसको बोलते हैं फूला हुआ, गोल बीज होगा अर्थात राउंडेड होगा, वो तो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। और अगर झुर्रीदार होगा, रिंकल्ड होगा, तो वो क्या होगा, अप्रभावी रहेगा। अगला देखिए 7 नंबर का, 7 नंबर का है बीज का रंग। तो देखिए बीज का रंग भी अलग अलग होता है। अगर बीज का रंग पीला होता है, येलो होता है, तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। और अगर बीज का रंग क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है, तो वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। ठीक है। तो मेंडल ने जो मटर है उसके 7 लक्षण लिए और विपर्यासी लक्षण लिए। विपर्यासी का मतलब है एक तो प्रभावी लक्षण है एक ही लक्षण का, और एक है अप्रभावी लक्षण। तो देखिए दोनों क्या है, विपरीत है, तो इनको बोलते हैं विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। ठीक है। तो बोलेगा मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, ध्यान में रखना है। और वो ये भी दे सकता है कि निम्न में से मेंडल ने कौन सा विपर्यासी लक्षण नहीं लिया है, 3 वो दे देगा यहां से और चौथा अलग दे देगा, और वो बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आज आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आप किसी प्रकार से पढ़ना चाहते हो साइंस को इंटरेस्टिंग वे में, तो आपको लगातार जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अन्य साथियों को भी शेयर कर देना है, ताकि वो भी साइंस को अच्छे से कर सकें और कंसेप्ट क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।